नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं और वो है कोचिंग क्लासेस के ऊपर बच्चों की नो एंट्री। ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पिछले हफ्ते एक बड़ा नियम आया, ज़्यादा चर्चा नहीं हुई उसकी, लेकिन अब उस पर बात करना ज़रूरी है। और वो नियम ये कहता है, गाइडलाइंस ये कहती हैं कोचिंग क्लासेस के लिए कि वहाँ पर अब आप 16 साल से कम के बच्चों को एंट्री नहीं दे सकते। तो साल भर से आपने देखा खबरें कोटा से लगातार आ रही थी जहां बच्चे आत्महत्या कर रहे थे। इतने सारे नंबर्स कभी एक साथ नहीं देखे जहां बच्चों ने इस हद तक प्रेशर ले लिया कि उन्होंने अपनी जान देना ठीक समझा, और उसी का रिएक्शन है कि ये गाइडलाइंस आई हैं। उनमें कुछ प्रमुख बातें हैं, हम आपको बताते हैं और आज इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि बच्चों और कोचिंग क्लास और ये जो पूरी चीज़ है, पूरा सिस्टम है, इसका देश में एक बहुत बड़ा तंत्र है और बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। लाखों करोड़ों बच्चे इन कोचिंग क्लास के सहारे ही अपने करियर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, एक तो ये आया है कि अब कोचिंग क्लासेस जो हैं वो रजिस्टर्ड होंगी और उस रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण है कि 16 साल से कम उम्र का बच्चा जो है वो कोचिंग क्लास में नहीं जा पाएगा। किस तरह की कोचिंग क्लासेस होंगी, कौन सी कोचिंग क्लासेस होंगी जहाँ नहीं जा पाएगा, इन सब पे विस्तार से बात करेंगे। टीचर जो होंगे पढ़ाने वाले वो कम से कम ग्रेजुएट हों, ये भी शर्त का एक हिस्सा है। इसके अलावा भ्रामक वादे और गारंटी ना दें, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। बहुत सारे कोचिंग क्लासेस अपने एडवर्टाइजमेंट में बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, रैंक्स की बातें करते हैं, एक सब्ज बाग दिखाते हैं, अब उसकी जगह नहीं रहेगी। इसके अलावा विज्ञापन में भ्रामक दावे ना करें, वही चीज़ है कि आप ऐसे सब्ज बाग ना दिखाएं। वेबसाइट होगी हर कोचिंग क्लास की और उस पर सारा ब्यौरा दर्ज होगा, कौन से टीचर हैं, क्या पढ़ाते हैं, क्या टाइम टेबल है, क्या फीस है, सब कुछ आपको अपनी वेबसाइट पर डालना होगा। कोचिंग अगर कोई बच्चा बीच में छोड़ जाए तो बची हुई फीस लौटानी होगी। ये नहीं है कि अगर आपने कोचिंग छोड़ दी तो अब कुछ भी वापस नहीं मिलेगा, नहीं, बचे हुए पैसे हिसाब लगाकर वापस देने होंगे। इसके अलावा इंफ्रा और दूसरी अर्हताएं पूरी करनी होगी। किस तरह के क्लासरूम है, कैसी बिल्डिंग है, पानी का प्रबंध है, लाइट का प्रबंध है, हवा पंखे, ये सब हैं कि नहीं, और इसके लिए जो ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए आपको शर्तें पूरी करनी होगी। क्लास में प्रति छात्र 1 वर्ग मीटर जगह, ये भी ऐसा नहीं है कि आपने एक छोटे से कमरे में ठूस दिया बच्चों को। फायर और बिल्डिंग सेफ्टी के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए शर्तें हैं। फर्स्ट एड, पानी, टॉयलेट, ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए। बच्चों को एक अच्छा वातावरण मिलना चाहिए। इसके अलावा ये महत्वपूर्ण है, काउंसलिंग, पढ़ाई के लिए छात्रों पर दबाव नहीं बनाया जा सकेगा, ठीक है। उनके लिए आपको कुछ काउंसलर रखने होंगे, काउंसलिंग सिस्टम को डेवलप करना होगा। सिस्टम डेवलप, देखिए ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति लगा के छोड़ दिया, महीने में एक बार आ गया, बात करके चला गया, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। साइकोलॉजिस्ट की सेवाएं लेनी होंगी, ठीक है, करियर काउंसलर की सेवाएं ली जाएं। तो ये ऐसी चीज है जो बच्चों से दबाव हटाने का काम करेगी। और अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो गलती करने पर कोचिंग क्लास के ऊपर जुर्माने का भी प्रावधान है, 25,000, गलती दोहराने पर 1 लाख, और तीसरी गलती पर रजिस्ट्रेशन ही रद्द कर दिया जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण गाइडलाइंस हैं। क्या इससे जो हमारे देश में कोचिंग का सिस्टम है उसमें कोई परिवर्तन आएगा? क्या बच्चों पे जो अनावश्यक दबाव इन दिनों हम देख रहे हैं, या बात यहाँ तक चली जाती है कि वो अपनी जान तक देना सही समझने लगते हैं, ऐसी घटनाओं में कमी आएगी? और क्या कोचिंग सही मायनों में बच्चों का उतना उद्धार करती है जितना हम समझते हैं? क्योंकि माँ बाप अपनी कमाई का बहुत गाढ़ा, मतलब जिसे कहें खून पसीने की कमाई का पैसा कोचिंग में लगाते हैं इस उम्मीद के साथ कि उनका बच्चा भविष्य में बहुत अच्छा करेगा। तो ये कुछ बड़े सवाल हैं जिनके जवाब आज हम खोजेंगे। उसके लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ हैं, कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। सुपर 30 के फाउंडर आनंद कुमार साहब, कैरियर पॉइंट के सीएमडी प्रमोद महेश्वरी जी, और दिल्ली पेरेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अपराजिता गौतम। मतलब सभी किरदार यहाँ मौजूद हैं जिनसे आज हमें बातचीत करनी है, जिनके पक्ष इसमें बड़े महत्वपूर्ण होंगे। तो आनंद साहब, शुरुआत में आपसे ही करता हूं कि ये जो गाइडलाइंस हैं, क्या इनसे ये जो पूरा कोचिंग का सिस्टम है जिसका हमने जिक्र किया, जिसका एक परिदृश्य हम लगातार देख रहे हैं, बच्चों की जान गई है, वो तमाम चीज़ें,
क्या इन गाइडलाइंस से कुछ बदलाव आएगा, परिस्थितियां बदलेंगी? जरूर बदलाव आएगा अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से होता है, जो एक चुनौती भरा कदम है। बहुत बार ऐसी खबरें आती हैं, गाइडलाइन बनते हैं, लेकिन सरकार उस पर सख्त नहीं होती है। कुछ दिनों के लिए तो कोचिंग संचालक इसका दिखावा करते हैं कि ऐसी चीजें हो रही है, लेकिन कुछ दिनों बाद सारी चीजें बदल जाती है, खत्म हो जाती है। तब कोई प्रभाव नहीं रहता। लेकिन जितने अच्छे गाइडलाइंस आए हैं उनको लोग फॉलो करेंगे स्वतः, और सरकार दबाव भी बनाएगी, टाइम टू टाइम फाइन भी करेगी, लाइसेंस रद्द भी करेगी, तो बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, ऐसा मेरा मानना है। जी चलिए, महेश्वरी जी आप बताएं कि इससे पहले, मुझे आइडिया नहीं है, आप ही बताएंगे, क्या किसी तरह के कोई गाइडलाइंस, कोई नियम थे कोचिंग क्लासेस के लिए? हाँ, राजस्थान सरकार में, क्योंकि मैं राजस्थान कोटा से हूँ, तो राजस्थान सरकार ने कुछ नियम कायदे बना रखे हैं। और कोटा के इंस्टीट्यूट जितनी गाइडलाइंस आई हैं, इनमें से ये मान के चलिए लगभग 70-80% पहले से ही फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो गाइडलाइन है, और मुझे लगता है कि जो गाइडलाइंस हैं ये सारी बहुत अच्छी गाइडलाइंस हैं। इनसे तो मुझे लगता है कि जो कोचिंग सेक्टर में जो कभी कभी उसको नेगेटिवली देखा जाता है, कुछ नेगेटिव एक्टिविटीज होती हैं, वो खत्म होंगी। और जो सही मायने में कोचिंग का मतलब है कि बच्चों को हेल्प करना और उनको एग्जाम में सेलेक्ट करना, उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन इन गाइडलाइन से होगा। तो गाइडलाइन तो फॉलो होती हैं, हो भी रही है कोटा में तो काफी हद तक, क्योंकि जैसे भी आपने बोला कि कुछ इस तरह की घटनाएं कोटा में हुई कि राजस्थान सरकार पहले से इस पे एक्टिवेट कर चुकी है इंस्टीट्यूट को, और वो गाइडलाइन को फॉलो भी किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये भी उठेगा कि अगर गाइडलाइंस थी तब भी ये चीज़ें हो रही थी, तो इसका एक मतलब ये है कि या तो उन्हें फॉलो नहीं किया जा सकता था या सिर्फ वो कागजों में थी। चलिए इस पे विस्तार से आएंगे। अपराजिता जी आपका कमेंट, क्या इस तरह की गाइडलाइन एक तो होना और दूसरा उनका उस लिहाज से इम्प्लीमेंटेशन होना, हो सकता है पहले एग्जिस्ट कर रही हो, राज्य के लेवल पर हो, लेकिन अब नेशनल लेवल पर ये गाइडलाइंस आ गई हैं, कितनी बाध्यकर होंगी ये देखने वाली बात होंगी, लेकिन क्या इससे कुछ बदलेगा? देखिए, धन्यवाद विपिन जी। इसमें मैं ये कहूंगी, ये गाइडलाइंस हैं, ये प्रॉपर कोई ऑर्डर के फॉर्म में नहीं आया है। तो जब हमने ये देखा है, जब गाइडलाइंस होती हैं तो इनका वॉल्यूशन जो है वो इजीली हो जाता है। और जैसे आनंद कुमार जी ने कहा था कि इम्प्लीमेंटेशन पे सारी बात अटक जाएगी, क्योंकि जब भी हम ऐसी गाइडलाइंस देखते हैं जो आपका प्लानिंग के तहत की जाती है, वो बहुत अच्छी आती है, देखने में पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है। इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे ट्विस्ट आ जाता है। जैसे यहाँ आप लोगों का ध्यान एक तरफ लेके जाना चाहूंगी, इसमें है बची हुई फीस लौटानी पड़ेगी, बट उसकी क्या कैलकुलेशन होगी, किस तरीके से लौटाई जाएगी, कितना परसेंटेज काट सकता है इंस्टीट्यूट, यहाँ पर भी इस गाइडलाइंस में अगर ये क्लैरिटी होती तो माता पिता को कोई समस्या नहीं होती। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, 1 लाख रुपया बचा है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट ने वापस करना है। पता चलेगा कोचिंग इंस्टीट्यूट वापस तो कर रहा है, बट 90,000 रुपए काटने के बाद मात्र 10,000 रुपए वापस कर रहा है। तो ऐसी ऐसी समस्याएं जो हम नॉर्मली स्कूल लेवल पे भी देखते हैं, तो यहाँ हम जानते हैं कि प्रैक्टिकली ये समस्याएं बाद में आनी है। अंत में मैं जस्ट ये कहना चाहूंगी कि ये जो गाइडलाइंस को हम लोग पढ़ते हैं, अच्छा है, इसमें फाइन भी दिया है, बट यहाँ पे अधिकारियों को, कौन अधिकारी कौन सी चीजों को संभालेगा, अगर यहाँ पर क्लैरिटी दे दे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, प्लस स्टेट गवर्नमेंट पे उन्होंने दे दिया कि स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से इसको बनाएंगी, गाइडलाइंस उन्होंने दे दी है, तो हमारा सिर्फ ये मानना है कि सभी स्टेट गवर्नमेंट इन चीजों पे जरा फोकस रखें कि अधिकारियों के नाम, नंबर, ये सब कुछ वहां पे वो फोकस करें, वहां पे दिए जाएं, जहां पे किसी भी पेरेंट को कोई समस्या हो वो बात कर सके। बिल्कुल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तो होना ही चाहिए जहां विवाद की स्थिति में बात की जा सके, शिकायत की जा सके, अपनी समस्या को दर्ज कराया जा सके। आनंद कुमार साहब, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट मुझे पूरी गाइडलाइन का लग रहा है वो ये कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। और हम देखते हैं कि अधिकतर जो कोचिंग क्लासेस हैं वो तो आजकल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलाती हैं, कक्षा 8वीं के बाद से ही वो बच्चे को वहां भेज दिया जाता है, 3-4 साल पढ़ाई चल रही होती है कि उसका जेई में होगा या किसी और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये रूल कितना इंपैक्ट करेगा? आप 16 साल मतलब समझ लीजिए कि 10वीं से नीचे का बच्चा आप नहीं ले पाएंगे। इससे बहुत हर्ज हो रहा था। अब बच्चा क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एकदम कंसंट्रेट किए हुए रट रहा है, नंबर ज्यादा से ज्यादा है, मार्क्स ज्यादा से ज्यादा है, इस दौड़ में बेचारा परेशान है। स्कूल जाता है, फिर दौड़ के कोचिंग जाता है, उसके सोचने की क्षमता, उसमें जो क्रिएटिविटी होती है, जो कभी कोई कहानी लिख दे, कोई अच्छा नोवेल लिख दे, कोई अच्छा गाना बना दे,
तो ओवरऑल डेवलपमेंट जो है ना वो खत्म हो रहा था। लोग भूगोल पढ़ना यानी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब पढ़ना ही छोड़ दिए थे, बस कम चलाऊ पढ़ लेते थे। लेकिन बाद में पता चलता है कि जीवन में ओवरऑल डेवलपमेंट की काफी जरूरत होती है। तो अगर इस तरह का सिस्टम लाया गया है तो बहुत अच्छा है। इससे बच्चे स्कूल जाएंगे, या स्कूल कोई रेगुलर नहीं भी जाता है, सपोज जैसे सरकारी स्कूल में कम भी पढ़ाई होती है, फिर भी उनको सोचने समझने और खिलने फलने फूलने का मौका मिलेगा, ये बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो आपने इसका एक गहराई से एनालिसिस किया। महेश्वरी साहब, मैं इसका एक तात्कालिक एनालिसिस चाहता हूं। तो क्या वो तमाम कोर्सेज अब बंद हो जाएंगे जो कक्षा 8 से शुरू हो जाते थे? मेरे पर्सनल ओपिनियन में तो बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए, जो कक्षा 8वीं या कक्षा 6 क्लास से शुरू हो जाते हैं। मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूँ। लगभग 3 साल पहले से हमने 10वीं से नीचे के बच्चों को कोचिंग कराना बंद कर दिया, क्योंकि जैसे अभी आनंद जी बोल रहे हैं, हमने भी ऑब्जर्व करा है कि छोटे बच्चों को अगर आप कोचिंग के रेस में लगा देते हैं तो उनका फोकस अपने पर्सनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट पर बिल्कुल खत्म हो जाता है। और क्योंकि 5-10% बच्चे ही हैं जो IIT मेडिकल में सेलेक्ट हो पाते हैं या अच्छा कर पाते हैं एग्जाम में, बाकी सबको कोई दूसरे करियर ऑप्शन लेने होते हैं, बट कंपटीशन की रेस में उनका बहुत नुकसान होता है। ये जो गाइडलाइन है, ये 16 साल से कम बच्चों की ये सबसे बेहतरीन गाइडलाइन है। और मुझे पर्सनली लगता है कि ये फोर्सफुली अक्रॉस इंडिया सब कोचिंग इंस्टीट्यूट पे इम्प्लीमेंट कर देनी चाहिए, और इसका बहुत फायदा होगा आगे जाकर। जी, इसमें पेरेंट्स का व्यू जानना बहुत जरूरी है। अब अपराजिता जी, ये बड़ी ना 50-50 वाली सिचुएशन बन जाएगी। बहुत सारे तो क्योंकि पेरेंट ये चाहते हैं मैं तो 8वीं से अपने बच्चे को लगा दूं, वो JEE निकाले, वो बड़ी बड़ी प्रतियोगिता परीक्षाएं निकालें। और दूसरी तरफ ये भी सच है कि हाँ, उन पे अनावश्यक प्रेशर पड़ता है, जो दोनों हमारे एक्सपर्ट ने कहा। दोनों ही कोचिंग क्लासेस चलाते हैं। पेरेंट्स तो इसमें नहीं बढ़ जाएंगे कि नहीं नहीं, हमें तो जल्दी डालना है अपने बच्चे को, हमारा बच्चा, क्योंकि सबको अपना बच्चा बहुत योग्य लगता है और होता भी है। लेकिन छोटे बच्चे को आप डाल के अननेसेसरी प्रेशर में, पेरेंट्स की क्या राय निकलेगी इस पर? देखिए, पेरेंट्स की राय आपने जैसे बोला बटी हुई है डेफिनेटली, क्योंकि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को खुद नहीं पढ़ा पाते या वो वर्किंग होते हैं, दोनों के दोनों बच्चे पे फोकस नहीं कर पाते, तो उनको लगता है स्कूल वाली जो कोचिंग है वो ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे मैं IIT की बात करूं चाहे मैं नीट की बात करूं, वो जो स्कूल की जो स्टडी है वो ऐसे कोचिंग मतलब ऐसे एग्जाम्स के लिए वो सफिशिएंट नहीं होती है। तो ऐसे पेरेंट्स तो डेफिनेटली चाहते हैं कि ऐसे कोचिंग क्लासेस में देखें, और जनरली आपने देखा ट्यूशन सेंटर्स में भी बच्चे जाते हैं। बट यहाँ पे पेरेंट्स को ये समझना जरूरी होगा कि अंत में बच्चे का, अगर पेरेंट्स 360 डिग्री पे डेवलपमेंट नहीं चाहेंगे, जैसे अभी बात हो रही थी हमारी, बच्चों को समाज में रहना या आपस में इंटरेक्शन करना भी जरूरी होता है। सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करते हैं, बच्चा ज्यादा ही ज्यादा सेंट्रिक हो जाता है, तो वो ना तो सोशलाइज हो पाता है ना बाकी चीजों को समझ पाता है, वो ओवर सेंसिटिव हो जाता है। यही रीजन है कि कोटा में जो देखे हैं हम लोगों ने सुसाइडल अटेम्प्ट्स, वो इसीलिए होते हैं जहां पे बच्चा अपने आप को अलग थलग अकेला महसूस करता है। वो इसीलिए होता है, बच्चा इतना मेच्योर नहीं होता। बट साथ में विपिन जी, मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, यहाँ पे 16 साल की उम्र का मतलब है 10th पास आउट बच्चा, यानी कि 11th और 12th की बात कर रहे हैं। बट हमारा तो यहाँ पर एक और एंगल पे मैं इस डिस्कशन को लेके जाना चाहूंगी। 11th और 12th में जब कोटा में देश भर के बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, तो CBSE को ये देखना जरूरी है। यहाँ पे मैं इससे फोकस कर रही हूँ कि वो बच्चे जो यूपी के किसी स्कूल में हैं या इंडिया के किसी और स्टेट के स्कूल में रजिस्टर्ड है CBSE के अंतर्गत, वो बच्चे थ्रू आउट द ईयर एक भी क्लास अटेंड नहीं कर रहे, जबकि वो कोटा में जाके पढ़ रहे हैं। जबकि CBSE की गाइडलाइंस के तहत उसमें मिनिमम आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए। तो यहाँ जो इंस्टीट्यूट्स, मतलब मैं स्कूल्स की भी बात करूं, जो डमी एक तरह से स्टूडेंट्स अपने पास रखें, इन पे भी रोक लगाई जानी चाहिए। अगर कोई बच्चा कोटा में जाके पढ़ना चाहता है तो मेरे हिसाब से ऐसा ऑप्शन दे दिया जाए कि वो स्कूल वाला जो रजिस्ट्रेशन है, कुछ ना कुछ इसका वे आउट निकालना पड़ेगा, वहां पे उसके लिए जरूरी नहीं। ठीक है, ये भी अब ये तो पर्याय हो ही चुका है, ये तो अपने आप में समस्या। कायदे से तो एक आइडियल सिचुएशन ये होनी चाहिए कि आप जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उसी से आपको कहीं पर एडमिशन मिलना चाहिए। आप स्कूल भी करें, साथ में आप पैरेलल कोचिंग भी करें, पैसा भी दुगना, समय भी दुगना, मेहनत भी दुगनी, तो ये तो कहीं से कहीं तक दिमाग से उतरती नहीं। लेकिन सिस्टम बन चुका है। अच्छा, मैं यहाँ दर्शकों की थोड़ी सी
जानकारी के लिए बात क्लियर कर दूं कि ये जो नियम आए हैं कोचिंग क्लासेस के लिए, ये गाइडलाइंस हैं 12वीं के बाद जो कोचिंग क्लासेस जेई, नीट, क्लैट इस तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन कराती है उनके लिए। ये गाइडलाइन कोई आम बच्चा ट्यूशन जाता है या कोई कोचिंग क्लास लेता है अपनी स्कूल की पढ़ाई के लिए डे टू डे वाली, उन पर ये लागू नहीं होंगे। ये क्लैरिटी देना जरूरी है, राइट। तो चलिए, बड़ा सवाल है ये तो कि क्या पैरेलल दो चीजों की जरूरत है। इसका जवाब मिल जाए तो सारी चर्चा यहीं खत्म हो जाए, लेकिन शायद मुश्किल है क्योंकि एक सिस्टम बन चुका है। छोटा ब्रेक के बाद इन गाइडलाइंस में से और महत्वपूर्ण है मुद्दा कुछ हैं, जैसे क्लास कितने घंटे की हो, वीकेंड में ऑफ मिले, टीचर कैसा हो, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो, और ये तमाम चीजें उन पर भी चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज कंज्यूमर अड्डा में यहां पर बात हो रही है कोचिंग क्लासेस की। नई गाइडलाइंस तो आ गई हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन होगा तब तो वो काम करेंगी, नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा। तो अब हम अपने आखिरी सत्र में हैं। सभी मेहमानों से चाहूंगा कि थोड़ा क्विक और छोटा जवाब रखेंगे। अब 2-3 अहम है इसमें। एक महेश्वरी साहब, भ्रामक विज्ञापन को लेकर भी है कि आप भ्रामक विज्ञापन नहीं छापेंगे, आप कोई ऐसे सब्ज-बाग वाले वादे नहीं करेंगे, चाहे पेरेंट्स हो चाहे बच्चा हो। लेकिन हम तो ये देखते हैं सर कि बड़ा आम है, एक ही स्टूडेंट की फोटो अलग अलग कोचिंग क्लास में छपी होती है, उसने सब जगह से पढ़ाई की है, इतने परसेंटेज लाए, तो मतलब ये तो खुलेआम होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल खुलेआम होता है। और ये वाली गाइडलाइन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ न केवल बच्चों के लिए बट पूरा जो कोचिंग सेक्टर है उसमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सिस्टम को साफ करेगा। देखिए, कोई भी, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे कोई भी काम हो, वो तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि उसमें कोई मोरल ढंग से काम न करा जाए। और ये तो बहुत ही जरूरी था, क्योंकि आपने जैसे बोला, हम लोग भी काफी बार शर्मिंदा हो जाते हैं कि एक ही बच्चे का फोटो 5-5 इंस्टीट्यूट या 10-10 इंस्टीट्यूट के फोटो सभी में आ जाता है, और वो इतना ज्यादा मिसगाइड करता है। तो इसको हम तो बहुत स्वागत करते हैं इस वाले जो गाइडलाइन है, ये होना चाहिए। मतलब कोचिंग पे भी एक्शन हो, और जो बच्चा सब जगह, वो बच्चा भी देखिए, बच्चे के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, उसने तो मेहनत की है तो उसने अपनी रैंक बनाई है। लेकिन ये उसको या उसके पेरेंट्स को भी सोचना होगा कि वो पैसे लेकर या किसी और तरीके से 5 जगह अपनी फोटो ना दे। दोनों तरफ से चीज होगी। आनंद साहब, क्विकली, एक गाइडलाइन ये कह रही है कि 5 घंटे से ज्यादा की कक्षा ना हो दिन में, ठीक है। बहुत अर्ली मॉर्निंग या बहुत लेट इवनिंग क्लासेस ना लगे, वीकेंड की छुट्टी मिले। ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है? क्या आप ज्यादा पढ़ाकर, खूब मेहनत करा के ही निकाल सकते हैं? 5 घंटे की पढ़ाई अगर ढंग से कराई जाए तो पर्याप्त है। हम तो कहेंगे कि 3 घंटे की भी पढ़ाई, 1-1 घंटे सभी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाए तो बहुत है। बच्चों पर अननेसेसरी प्रेशर या लोड नहीं देना चाहिए। उनको स्वयं सोचने का, समझने का जितना अधिक मौका मिलता है उतना अच्छा करते हैं। इसलिए मेरा इस फैसले के साथ सहमति है, और हम रिक्वेस्ट चलते चलते तमाम कोचिंग सेंटर से कहेंगे कि आप 4.5-5 घंटा क्या 4 घंटा ही पढ़ाइए, 3 घंटा ही पढ़ाइए, लेकिन ठोस समझाइए। जी, अपराजिता जी, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल देखिए, हम कोचिंग क्लास पे लाख उंगलियां उठा लें, उनको लाख दोष दे लें, लेकिन पेरेंट्स भी इसमें इक्वली जिम्मेदार हैं। क्या वो अपने बच्चे को कोचिंग में भेज के कभी उससे ये पूछते हैं कि वो कैसा है, वो क्या कर रहा है? हमेशा सवाल यही होंगे, कितने नंबर आए, कम क्यों रहे, उसके इतने कैसे आ गए? तो ये दोनों तरफ की चीज है। कोचिंग क्लास के लिए नियम आ गए, लेकिन पेरेंट्स का क्या? ये बात आपने ठीक की विपिन जी, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है, जब कोचिंग इंस्टीट्यूट पीटीएम रखता है तो 80% 90% पेरेंट्स वहां पे जाते नहीं है, जबकि यहाँ पे पेरेंट्स की पूरी जिम्मेदारी बनती है। ऐसे पीटीएम में अगर वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते तो किसी तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो भी टीचर्स उनको पढ़ा रहे हैं उनसे बातचीत करें और अपने बच्चे की परफॉर्मेंस पे ध्यान रखें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, बच्चा हो सकता है कोचिंग इंस्टीट्यूट में ध्यान नहीं दे रहा हो, तो वो टीचर से जब इंटरेक्ट करेंगे तो उनको बेहतर फीडबैक मिलेगा। तो यहाँ डेफिनेटली पूरी जिम्मेदारी पेरेंट्स की बनती है, अपने बच्चे की परफॉर्मेंस पे लगातार ध्यान रखें और ये देखें कि कोचिंग इंस्टीट्यूट भी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहा है, नहीं निभा रहा, और बच्चा ढंग से पढ़ रहा है। जी, अब ये टॉपिक तो ऐसा है जिस पर हमें शायद कई घंटे बात करनी चाहिए और गहराई में जाके बात करनी चाहिए, लेकिन समय का तकाजा है कि आप इस कार्यक्रम में इतना, लेकिन अगर इतनी भी बात हो रही है और इतना भी मैसेज क्लियर हो रहा है तो आई थिंक ये बड़ी बात है। गाइडलाइंस आ गई हैं, जैसा कि कार्यक्रम के शुरू में सवाल उठा, इंप्लीमेंटेशन पहले भी थी, पता चला कि राज्यों में इंप्लीमेंटेशन कैसा होता है। अगर सही तरीके से होगा तो शायद इस पूरे सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव आते हुए देखेंगे।
खराब और गलत खबरें बंद हो जाएंगी आना और बच्चों को कोचिंग से सही गाइडेंस मिलेगा और बेहतर भविष्य की तरफ वो बढ़ेंगे, ये उम्मीद की जा सकती है। तो नजरें बना के रखेंगे कि नियमों, कायदे, कानूनों का क्या असर होता है और किस हद तक इंप्लीमेंट होते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। नमस्कार।